हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया भारत का संविधान और मूल अधिकार के बारे में। दोस्तों, हमारे जो संविधान द्वारा हमको जो दिए गए 6 मौलिक अधिकार है, उसमें से मैं आज आपको एक एक मौलिक अधिकार का विस्तार पूर्वक जानकारी आपसे साझा करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, हमारे 6 मौलिक अधिकारों में से जो पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच विस्तार पूर्वक दर्शाया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे समानता का अधिकार। हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, उसमें जो हमें समानता का अधिकार दिया गया है वो किस प्रकार कार्य करता है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर निहित हैं। चलिए दोस्तों, सीधे हम पॉइंट पे आते हैं। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 समता के अधिकार का मूल सिद्धांत प्रतिपादित करता है। अनुच्छेद 15 से 18 समता के अधिकार के मूल सिद्धांत के विशिष्ट उदाहरण हैं। अनुच्छेद 14 भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या सेक्स अर्थात लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से रोकता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियोजन, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता के बारे में है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का तथा अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन करता है। दोस्तों, विधि के समक्ष समता का मतलब है अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 में व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः अनुच्छेद 14 नागरिकों, अनागरिकों एवं विधिक व्यक्तियों यथा कंपनी, निगम, व्यक्ति समूह आदि सभी पर लागू होता है। विधि के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ये ब्रिटिश विधिशास्त्री प्रोफेसर डाइसी के विधि के शासन के समरूप है। यह एक नकारात्मक अवधारणा है। इसका तात्पर्य है समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ विधि द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों तथा अधिरोपित कर्तव्यों के मामले में समान व्यवहार किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति देश की साधारण विधि के अधीन होगा। किंतु इसका तात्पर्य व्यक्तियों के बीच पूर्ण समानता से नहीं है, क्योंकि यह व्यवहारत संभव नहीं है। राज्य समुचित प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों और वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकता है। प्रोफेसर डाइसी के विधि के शासन से तात्पर्य है कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी अवस्था या पद कुछ भी क्यों न हो, देश की सामान्य विधि के अधीन और साधारण न्यायालय की अधिकारिता के भीतर होता है। विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका संविधान के 14वें संशोधन द्वारा दिए गए अधिकारों के स्वरूप है। यह एक सकारात्मक अवधारणा है। इसका तात्पर्य है समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को समान विधियों के अधीन रखना तथा उसे समान रूप से लागू करना। अतः राज्य द्वारा जो भी विधियां बनाई जाएं, उसमें बिना किसी भेदभाव के सभी को समान संरक्षण देने का उपबंध होना चाहिए। न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने विधियों के समान संरक्षण को विधि के समक्ष समता का ही एक उप सिद्धांत कहा है। श्री शास्त्री जी के अनुसार उस स्थिति की कल्पना करना कठिन है जबकि विधियों के समान संरक्षण का उल्लंघन होने पर विधि के समक्ष समता का उल्लंघन न हो। वास्तव में दोनों एक ही उद्देश्य है, समान न्याय। अनुच्छेद 14 में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत अंतर्निहित है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के वाद में अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। अनुच्छेद 14 वर्ग विभेद का निषेध करता है किंतु वर्गीकरण की अनुमति देता है। अर्थात यदि एक वर्ग के व्यक्तियों में कोई विभेद नहीं किया गया है तो ऐसी विधि संवैधानिक होगी, किंतु एक वर्ग में विभेद मान्य नहीं है। वर्गीकरण अयुक्तियुक्त
और मनमाना यानी स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। E.P. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। वर्गीकरण युक्त होगा यदि वह बोधगम्य आंतरक पर आधारित हो तथा दूसरा अंतरक और अधिनियम के उद्देश्य में तार्किक संबंध हो। अतः वर्गीकरण अधोलिखित आधारों पर किया जा सकता है। भौगोलिक स्थिति के आधार पर राज्य के पक्ष में, कराधान विधियों के संबंध में, विशेष न्यायालय और प्रक्रिया के संबंध में, प्रशासनिक अधिकारों की विवेकीय शक्ति के संबंध में, ऐतिहासिक आधार पर, शिक्षा के आधार पर, व्यक्तियों की प्रकृति के आधार पर आदि। चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ के मामले में यह आधारित किया गया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है। अतः एक निगम जो कि विधिक व्यक्ति की श्रेणी में आता है उसे भी विधि के समक्ष समता का अधिकार उपलब्ध होगा। समता का अधिकार आत्यंतिक नहीं है। निम्नलिखित मूलाधिकार इसके अपवाद हैं। पहला है अनुच्छेद 15(3) के अनुसार राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। दूसरा अनुच्छेद 15(4) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने की छूट राज्य को देता है। तीसरा अनुच्छेद 16(4) सार्वजनिक नियोजन में विशेष प्रावधान की छूट राज्य को देता है। इस प्रकार राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी न्यायिकों, राजनयिकों, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा संसद एवं विधानमंडल के सदस्यों को प्रदत्त विशेषाधिकार समता के अधिकार का अपवाद है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 14 में प्रतिपादित समता के अधिकार को अनुच्छेद 15 में और अधिक स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 15 में कुल 5 उपखंड हैं। अनुच्छेद 15(1) तथा 15(2) मूल अधिकार हैं। अनुच्छेद 15(3), 15(4) तथा 15(5) राज्य की शक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए है। अनुच्छेद 15(1) केवल धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य को रोकता है। विभेद से तात्पर्य है किसी व्यक्ति के साथ दूसरों की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना। यह अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, अतः अन्य व्यक्तियों के साथ विभेद किया जा सकता है। इस अनुच्छेद में प्रयुक्त केवल शब्द धातव्य है। इसका तात्पर्य है कि विभेद मात्र धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्मस्थान इनमें से एक से अधिक आधारों पर निषिद्ध है, किंतु इनके अतिरिक्त अन्य आधारों पर नहीं, जैसे भाषा या निवास स्थान के आधार पर विभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 15(2) अनुच्छेद 15(1) को और एक कदम आगे बढ़ाता है। यह राज्य तथा व्यक्ति दोनों को भेदभाव करने से निवारित करता है। इस रूप में यह अनुच्छेद 15(1) से व्यापक है। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू समाज में व्याप्त छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई का अंत करना है। अनुच्छेद 15(2) के अनुसार कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या इसमें से किसी आधार पर निम्नलिखित में प्रवेश या उसका उपयोग करने के लिए किसी शर्त या प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा, यथा दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों तथा राज्य निधि से पोषित या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाट, सड़क या सार्वजनिक समागम के स्थलों आदि। अनुच्छेद 15(3), 4 तथा 5 अनुच्छेद 15(1) तथा 2 के सामान्य नियम का अपवाद है। ये राज्य को संरक्षण भेदभाव की अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 15(3) राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए उनकी विशेष स्थिति के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति के प्रयोग में राज्य द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, यथा बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध, उनके विकास के लिए संस्थाओं की स्थापना, महिला कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम, महिला आयोग की स्थापना, स्त्रियों को विशेष प्रस्तुति अवकाश आदि। अनुच्छेद 15(4) को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में
अंतः स्थापित किया गया है। यह संशोधन मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराइजन के मामले में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया था। इसके द्वारा राज्य को निम्न के संबंध में विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए ध्यातव्य है कि शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(4) के तहत ही किया गया है। अनुच्छेद 15(5) 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया है। इसके द्वारा प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में है विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। किंतु अनुच्छेद 30(1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान इस प्रावधान के दायरे में नहीं आएंगे। ध्यातव्य है कि पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय पीठ ने यह स्पष्ट किया था कि राज्य अपनी आरक्षण नीति अल्पसंख्यक संस्थानों तथा निजी शैक्षणिक संस्थानों में नहीं लागू करा सकता है। इस प्रकार इस संशोधन द्वारा उक्त निर्णय के प्रावधान को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 15(5) के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थान में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के मामले में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से केंद्रीय शिक्षण संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2005 तथा 93 संविधान संशोधन अधिनियम को संवैधानिक घोषित किया गया। अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है। अनुच्छेद 16(1) तथा 2 में अवसर की समानता के समान सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 16(3), 4 तथा 5 इसके अपवाद हैं। अनुच्छेद 16(1) तथा 2 के अनुसार राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 16(1) इस विषय में केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16(2) अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए है। अवसर की समानता का अर्थ अहिर्ताओं और मापदंडों से मुक्त यानी समाप्ति नहीं है। राज्य आवश्यक अहिर्ताओं एवं मापदंडों को निर्धारित कर सकती है। निर्धारित अहिर्ताओं में मानसिक योग्यता, शारीरिक दक्षता, अनुशासन, नैतिक स्तर या जनहित आदि रखा जा सकता है। अहिर्ता पद की प्रकृति के अनुसार होना चाहिए और मनमाना नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 16(1) केवल प्रारंभिक नियुक्ति के मामले में ही नहीं बल्कि पदोन्नति, पदच्युति, वेतन, अवकाश, ग्रेजुटी, पेंशन आदि में भी लागू होता है। अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 15 से व्यापक है क्योंकि यह 2 अन्य अधिकारों उद्भव एवं निवास के आधार पर भी विभेद का निषेध करता है। अनुच्छेद 16(3) अनुच्छेद 16(2) का अपवाद है। यह संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि द्वारा किसी राज्य की कुछ सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए उस राज्य में निवास की अहिर्ता विहित कर दे। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने लोक नियोजन अधिनियम 1957 पारित किया। इसके द्वारा किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी अपेक्षा विहित करने वाली सभी विधियों को निराशित कर दिया तथा यह प्रावधान किया गया कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर निर्योग्य नहीं माना जाएगा कि वह किसी राज्य विशेष का निवासी नहीं है। किंतु यह अधिनियम निम्न राज्यों पर इनके पिछड़ेपन के कारण लागू नहीं किया गया। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तथा आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र के संबंध में इस अधिनियम को न्यायालय ने नरसिंहा राव बनाम आंध्र प्रदेश के वाद में असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि यह पूरे राज्य में लागू नहीं था। अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(1) तथा 2 का दूसरा अपवाद है। इसमें पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य जाति के आधार पर विभेद कर सकती है। अनुच्छेद 16(4) के अनुसार इस अनुच्छेद की कोई बात
राज्य को पिछड़े हुए वर्ग के किसी नागरिकों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इस प्रकार अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति करता है तथा उसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार पिछड़े वर्गों को बिंदृष्टि करती है। बालाजी के मामले में केवल जाति को पिछड़ेपन के निर्धारण का आधार मानने से इनकार कर दिया गया था, किंतु मंडल आयोग के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण जाति के आधार पर किया जा सकता है। जाति भी एक सामाजिक वर्ग है। यदि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है तो वह अनुच्छेद 16(4) के प्रयोजनों हेतु पिछड़ा वर्ग होगा, परंतु सिर्फ आर्थिक आधार पिछड़ा वर्ग निर्धारण की कसौटी नहीं हो सकती। मंडल आयोग का मामला पर एक प्रमुख वाद है। इस मामले में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश HM कानियान की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय पीठ ने 6-3 के बहुमत से अपना निर्णय दिया था, जिसके अनुसार पिछड़े वर्गों को दिया गया 27% आरक्षण वैध है, किंतु पिछड़ों में संपन्न वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। न्यायालय के अनुसार प्रोन्नति में आरक्षण अवैध होगा तथा कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। अनुच्छेद 16(4) के तहत पिछड़े वर्ग को पिछड़ा वर्ग तथा अधिक पिछड़ा वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। अनुच्छेद 16(4) का 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है यदि उसकी राय में राज्य के अधीन की सेवाओं में इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यह संशोधन इंदिरा साहनी के प्रकरण में न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया था। अनुच्छेद 16(4) खा 81वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इसके द्वारा सेवाओं के आरक्षण में अग्रनयन के नियम को मान्यता प्रदान किया गया है। इसके अनुसार यदि किसी वर्ष आरक्षित स्थानों में से कुछ स्थान भरे नहीं जा सके हो तो ऐसे बकाया आरक्षित स्थानों को एक अलग वर्ग माना जाएगा तथा उसे आगे के वर्षों में एक अलग श्रेणी के रूप में भरा जा सकता है और इसे 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, चाहे भले ही वह 50% की सीमा से बढ़ जाए। अनुच्छेद 16(5) ये धर्म के आधार पर विभेद की राज्य को अनुमति देता है। इसके अनुसार राज्य द्वारा निर्मित कोई ऐसी विधि जो किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के किसी पदाधिकारी या सदस्य के रूप में किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के लोगों को ही नियुक्ति किए जाने का प्रावधान करती है, परिवर्तनीय होगी। अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 समता के अधिकार का एक विशिष्ट उदाहरण है। इसके द्वारा आचरण तथा व्यवहार में समानता का प्रावधान किया गया है। ये संविधान में सामाजिक समानता को अंतर्विष्ट करता है। इसके द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किए जाने वाला आचरण निषिद्ध किया गया है तथा उससे उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 35 संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। संसद द्वारा इस शक्ति के प्रयोग में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित कर अस्पृश्यता के अपराध के लिए 500 रुपये जुर्माना या 6 माह के कारावास या दोनों के दंड का प्रावधान किया गया है। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। 1976 ईस्वी में इसमें संशोधन कर इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है, जो इसी रूप में प्रवृत्त है। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 17 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं वरन प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 द्वारा राज्य को उपाधियों प्रदान करने तथा नागरिकों और अनागरिकों को उपाधियां ग्रहण करने से प्रतिषिद्ध किया गया है।
अनुच्छेद 18(1) के अनुसार राज्य, सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। खंड 2 के अनुसार कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। खंड 3 ऐसे विदेशी व्यक्ति जो भारत में कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है के बारे में है। ऐसा व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से ही ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 18 किसी विदेशी राज्य से मिलने वाले किसी भेंट, उपलब्धि या पद के बारे में है। इसके अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत में किसी लाभ या विश्वास के पद पर है, किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं करेगा। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 18 सिर्फ निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं, अतः इसका उल्लंघन दंडनीय है। यद्यपि संसद दंड का प्रावधान कर सकती है। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ के 1996 के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री अलंकरण अनुच्छेद 18(1) में प्रयुक्त उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग अलंकृत व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो हमने आपको विस्तार पूर्वक पूरी तरह से बताने की कोशिश करी जो हमारा पहला मौलिक अधिकार था, समानता का अधिकार। दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जो हमारे संविधान में हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है। नमस्कार दोस्तों।